हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 पे। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर जो था हमने आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर सब कुछ पढ़ लिया था कि उनके अंदर कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है, किस तरीके से पूरा आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद आयोनिक लैटिस बनती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है स्टार्ट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, डिफरेंट कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड की पोलैरिटी। ये सारे फैक्टर भी होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो हमें पढ़ने होते हैं। तो अब हमें पढ़ना है टोटली कोवैलेंट कंपाउंड्स को। कोवैलेंट कंपाउंड आखिर क्या होते हैं, ठीक है भाई। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कोवेलेंट बॉन्ड असल में कैसा होता है, रियल लाइफ में कैसा दिखता है, ये सब हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन याद करेंगे। दीज बॉन्ड्स आर मेड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। म्यूचुअल शेयरिंग से ये बॉन्ड जो है बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मतलब है, दो एटम अगर मिल रहे हैं तो दोनों म्यूचुअली एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर देंगे और दो इलेक्ट्रॉन से पूरा बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। सफेरिकल एटम्स देखो, एटम जो होते हैं वो असल में सफेरिकल होते हैं। अब आमतौर पे आपने क्या देखा होगा भाई, बॉन्ड्स को ना कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो एक कार्बन एटम है, उसका सिंबल लिख देंगे। ऑक्सीजन एटम है एक, उसका सिंबल लिख देंगे और उन दोनों के बीच में एक स्टिक लगा देंगे। पर क्या इससे हमें असल में पता चल रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड आखिर है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि देखो एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, वो गोल होता है ना। अगर एक कार्बन उसके साइड में दो ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है तो तीनों के तीनों एटम सफेरिकल होने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और एडवांस बात, क्या असल में एटम्स के बीच में बॉन्ड इस स्टिक की तरह होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। असल में सफेरिकल एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर हम लोग देखें, ना तो ऐसा दिखेगा ना ऐसा दिखेगा। अगर हम लोग जूम कर पाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। बीच में है एक सफेरिकल कार्बन एटम, एजिज पर दो ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं। और इनका जो बॉन्ड है ना वो किसी स्टिक की तरह नहीं होता। एक तरीके से आप लोग ये समझ लो, जो दो बोल्स हैं, जो सफियर हैं, दो एटम हैं, वो आपस में मर्ज हो गए हैं। कुछ रीजन उनका जो है आपस में मर्ज हो गया है। इस तरीके से असल में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। हाउएवर डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा समझना आसान हो जाए उसके लिए, हम लोग ये बॉन्ड लाइन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके समझते हैं। नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल का हम लोग एग्जांपल देते हैं भाई। इथीन मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। दो कार्बन एटम है, इनके बीच में दो कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना हुआ है दोनों कार्बन के बीच में। और हर कार्बन ने एक एक कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये सारे ही बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। असल में सफेरिकल एटम्स हो गए और इस तरीके से जॉइंट है। और अगर थ्री डायमेंशंस के अंदर हम लोग इसका रियल स्ट्रक्चर देखें तो इथीन का मॉलिक्यूल अगर हम लोग जूम कर पाए इथीन के मॉलिक्यूल पर तो असल में हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये एक कार्बन एटम था, इसने एक डबल बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से। तो असल में हम लोग बुक्स के अंदर पेपर के ऊपर जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उस रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि 3D में असल में मॉलिक्यूल्स का वर्ल्ड कैसा है, असल में मॉलिक्यूल एक्चुअली कैसे दिखते हैं। काफी सारे एक्सप्लेन हैं, काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं फॉर एग्जांपल स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, जो अगर हम लोग मॉलिक्यूल को इस तरीके से समझें तो हम लोग बेटर समझ पाएंगे। हाउएवर ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है। डिफरेंट बॉन्ड्स की रिप्रेजेंटेशन ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। CO2 के मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड है वो दिखा रखे हैं। इथीन के मॉलिक्यूल के अंदर जितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो दिखा रखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि CO2 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर हैं, तो देखो दो बॉन्ड यहाँ पर हैं, दो बॉन्ड दूसरी तरफ हैं, तो टोटल चार कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर CO2 के मॉलिक्यूल में है। इथीन मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, दो बॉन्ड्स हैं कार्बन के बीच में और दो बॉन्ड है यहाँ पर और दो बॉन्ड है दूसरे कार्बन की तरफ।
2 और 2 4 और 2 6, बेसिकली 6 बॉन्ड्स यहाँ पर हो गए। टोटल 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। मेन बात यही है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है और स्फेरिकल एटम्स होते हैं और वो असल में ऐसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड में क्या था, दो आयंस आपस में अट्रैक्ट हो जाते थे और डिफरेंट आयन जब वन के बाद वन अरेंज होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से जब वो एक ज्योमेट्री के अंदर अरेंज हो जाते थे तो पूरा एक आयोनिक कंपाउंड बन के तैयार हो जाता था। अब यहाँ पर देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तब वहां पर एटम्स से मोलिक्यूल बन जाते हैं। मोलिक्यूल अब आगे कंपाउंड कैसे बनाएंगे, डिफरेंट मोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ होल्ड कैसे रहेंगे। आयोनिक कंपाउंड में जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही थी जो पूरे के पूरे आयोनिक कंपाउंड को आपस में होल्ड करके रखती थी। वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड में हमने क्या देखा है भाई, दो एटम या फिर तीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल तो बना लेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड कैसे रहेंगे, तो वहां पर आता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज का कॉन्सेप्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होल्ड टुगेदर द मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए कोवेलेंट कंपाउंड। डिफरेंट तरीके की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब ही यही है, इंटर मतलब बीच में, मोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो कि काफी सारे मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं और इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ऐसे इन फोर्सेज की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड जो है बनता है। कुछ फोर्सेज के नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, देखो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इस फोर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है भाई, जब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरीके से इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, HCN। यहाँ पर देखो, कार्बन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए क्या करेगा, इन तीनों ही बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। अब यहीं पर मान लो एक और HCN का मॉलिक्यूल आ जाए, HCN, उस मॉलिक्यूल के अंदर भी नाइट्रोजन उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितना कि पहले वाले में था, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आने वाला है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो इस तरीके के जो पार्शियल चार्जेस है ना, ये सारे ही HCN मॉलिक्यूल्स के अंदर क्रिएटेड होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में मैंने यहाँ पर उतना पोलराइजेशन नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छा खासा पोलराइजेशन जो है होता है। तो बेसिकली क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हल्की सी सेपरेशन हो गई, दो पोल यहाँ पर बन गए। मैग्नेट के अंदर जैसे नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर भी दो पोल यहाँ पर बन गए, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो पोल हैं, दो चार्जेस की सेपरेशन हो गई है। अब क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन और इलेक्ट्रॉन रिच रीजन के बीच में हमेशा ही एक अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर ये दो एटम्स जो फोर्स फील करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस तरीके की होती है भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेसिकली डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के बीच में, डाइपोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को हम लोग बोल रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक और तरीके की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमने पढ़ी थी भाई, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, फॉर एग्जांपल वाटर, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या होता है देखो, वाटर मॉलिक्यूल मान लो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन एटम्स क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं हाइड्रोजन से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। और हाइड्रोजन एटम्स की क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली गई, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं थी, उनके पास उतनी पावर नहीं थी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, इसलिए हाइड्रोजन्स पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पर भी वैसे ही डाइपोल्स क्रिएट हो गए। यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच रीजन के बीच में इंटरेक्शन होगी। इस तरीके से ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की इंटरेक्शन होगी। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वहां पर भी एक इंटरेक्शन इस तरीके से हो सकती है। अब वाटर का जो एक मान लो नॉर्मल सा ग्लास है, उसके अंदर पता नहीं कितने हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, सबके अंदर इस तरीके की इंटरेक्शन होंगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरीके का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, मतलब कि मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को जो कि होल्ड करके रखेगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल से पूरा का पूरा कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। इस तरीके की फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में। इसी तरीके की एक दो और फोर्सेस भी होती हैं, जैसे कि वैंडरवाल फोर्सेस, इन्हीं को लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक फोर्सेस, ये भी कुछ सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सोप सॉल्यूशंस वाला चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे वहां पर और बेहतर समझ में आएगा। तो इस तरीके की फोर्सेस जो होती हैं उनसे क्या होता है भाई, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके रहते हैं, आपस में कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिल जाएंगे तब एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो ये डिफरेंट फोर्सेस जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं भाई, बॉन्ड पैरामीटर्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बन गया, उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उस बॉन्ड की। उस बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी, बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना होगा, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड के अंदर एनर्जी कितनी होगी, बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा, रेजोनेंस भी हो जाती है बॉन्ड्स की, पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड से रिलेटेड हैं। वन बाय वन हमें इन्हीं सभी फैक्टर्स को स्टडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिख रखी है। इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इस फोर्स का ओरिजिन कहाँ से है, तो ये देखो ओरिजिन क्यों होता है इस फोर्स का। मान लो ये कार्बन है, इसने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, कार्बन ने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है। मान लो कार्बन ने और तीन बॉन्ड भी बना रखे हैं। तो यहां पर देखो, कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्यों खींच रहा है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। इसलिए कार्बन क्या कर रहा है, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। सिमिलरली क्लोरीन एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वही ऑक्टेट क्लोरीन को भी पूरा करना है। तो बीच में यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन हैं और इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत दोनों ही एटम्स को है। मान लो बीच में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसको दो साइड से दो लोग खींच रहे हैं, तो एक तरीके से दोनों ही एक दूसरे के पास रहेंगे, है ना, दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। सेम वही केस यहाँ पर भी है। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन भी अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन भी अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने से। इस वजह से कार्बन और क्लोरीन के एटम ही दोनों एक दूसरे के पास पास रखते हैं, ताकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और दोनों ही इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके रखें। इस वजह से जो है एटम्स पास पास रहते हैं बॉन्ड्स बनने के बाद। ओके, अभी वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं भाई डिफरेंट पैरामीटर्स को। पहला पैरामीटर हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को समझते हैं, आखिर बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखो भाई ध्यान से, इसको मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं सबसे पहले आपको, ठीक है। यहां पर बेसिकली क्या हुआ भाई, दो एटम्स थे, ये स्फीयर बेसिकली मान लो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एक एटम था, बी दूसरा एटम था। इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक तरीके से इनका ये समझ लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अब यहां पर देखो, इस एटम के सेंटर में होगा इसका न्यूक्लियस, ये ए एटम का न्यूक्लियस है, और यहां पर होगा एटम बी का न्यूक्लियस। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, देखो दोनों एटम ने जब कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड के बनने के बाद उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ
इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। जिन दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, उन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं भाई बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कोवेलेंट रेडियाई का। कोवेलेंट रेडियाई और बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती। देखो, कोवेलेंट रेडियाई एक डिफरेंट चीज होती है। बॉन्ड लेंथ हम लोग समझ गए, दो एटम जिनने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ। अब कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? कोवेलेंट रेडियाई सबसे पहले तो एक एटम की होती है। ए एटम की कुछ कोवेलेंट रेडियाई होगी, बी एटम की भी कुछ कोवेलेंट रेडियाई होगी। ए एटम की कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी भाई? ए एटम की कोवेलेंट रेडियाई होगी उसके न्यूक्लियस से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो पॉइंट पे वो दूसरे एटम के साथ में कॉन्टेक्टेड है, मिला हुआ है। जैसे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था यहाँ पर इनका, ये दोनों एटम्स यहाँ पर कॉन्टेक्टेड थे। तो ए एटम की जो कोवेलेंट रेडियाई होगी वो क्या होगी? ए एटम के न्यूक्लियस से लेकर के इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की डिस्टेंस, इसको हम लोग आर ए बोल सकते हैं। आर ए क्या हो गया? कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम ए। बी एटम की कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी? वो डिस्टेंस जो इसके न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम तक लेके जाएगी, यहां तक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की डिस्टेंस, ये होगी बी एटम की कोवेलेंट रेडियाई। यहां पर एक चीज ध्यान से समझना भाई, आर ए और आर बी जरूरी नहीं है दोनों एक जैसी हो, दोनों बराबर हो, दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। मान लो यही कोवेलेंट बॉन्ड कुछ ऐसे मोलिक्यूल, ऐसे एटम्स के बीच में बना होता जो दोनों सेम होते। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मोलिक्यूल, दोनों ही एटम क्लोरीन के मॉलिक्यूल में क्लोरीन के ही होते हैं, इस वजह से दोनों का साइज भी सेम मिलेगा। तो वहां पर जितना साइज ए का होता उतना ही बी का भी होता, वहां पर आर ए और आर बी बराबर हो जाती। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जरूरी तो नहीं है कि सेम एटम्स के बीच में ही बनता है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में भी बनता है। तो कोवेलेंट रेडियाई जो है वो एटम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है रेदर देन द मॉलिक्यूल। एटम छोटा होगा तो उसकी कोवेलेंट रेडियाई भी छोटी ही होने वाली है। तो यहाँ पर दो चीज हम लोग समझ गए भाई। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? सेंटर से लेके, न्यूक्लियस से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर हम लोग जिन दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है उन दोनों की कोवेलेंट रेडियाई को जोड़ दें, अगर यहां तक की डिस्टेंस में यहां तक की डिस्टेंस को ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगी किसके? बॉन्ड लेंथ के इक्वल। तो मतलब कि दो एटम जिनकी कोवेलेंट रेडियाई आर ए और आर बी है, उन्होंने जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो उस बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? आर ए प्लस आर बी। तो अब इस मॉलिक्यूल के बारे में सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके जो लिखने वाला पोर्शन है वो हम लोग देख लेते हैं भाई। कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेकंड एटम। कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है किसी भी एटम की? उसके न्यूक्लियस से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की डिस्टेंस, उसको बोला जाता है कोवेलेंट रेडियाई। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है आर, वो किसके बराबर हो जाएगी भाई? R1 के प्लस R2 के। वेयर आर क्या है? बॉन्ड लेंथ। R1 क्या है? कोवेलेंट रेडियाई ऑफ फर्स्ट एटम। R2 क्या है? कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द सेकंड एटम। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं भाई। मॉलिक्यूल के अंदर ये चीजें कैसे होती हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे होती है, कोवेलेंट रेडियाई कैसे होती है, ये हम लोग समझ गए। एक और कॉन्सेप्ट होता है वैन डर वाल रेडियस का। वो क्या होता है? तो देखो भाई, वैन डर वाल रेडियस बेसिकली क्या होती है? मान लो हमारे पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें क्या है? एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये हो गया। देखो मैंने आपको बताया था कि सफेरिकल एटम होते हैं, एटम असल में ऐसे दिखते हैं, है ना। क्लोरीन का एटम इस तरह, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है सफेरिकल, जो कि ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और नीचे भी एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब देखो, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होंगे क्लोरीन के, वो मिलके कंपाउंड बनाए हुए होंगे। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों के दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, तो ना तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो ऑब्वियसली इनके अंदर पोलराइजेशन भी नहीं होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस भी नहीं बनेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है
वो होती है भाई वैन डर वाल फोर्स, उसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स बेसिकली क्या कर रही है, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रख रही है, दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रख रही है। अभी देखो, क्लोरीन के ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये कांटेक्ट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल से ये एक दूसरे से दूर मूव करते रहते हैं, है ना, आसपास मूवमेंट इनके अंदर होती रहती है। एक पॉइंट के ऊपर मान लो कि क्लोरीन के एटम एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे थे, थोड़ी सी दूरी पर थे। अब यहां पर आता है कोवेलेंट रेडियस का कॉन्सेप्ट। सेम एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, देखो एटम तो क्लोरीन का ही है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का पार्ट है। यहां पर ये एटम भी है तो क्लोरीन का ही, लेकिन एक दूसरे मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो दो ऐसे एटम्स जो कि सेम एलिमेंट के तो हों, सिमिलर तो हों, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल में हों, उन दोनों एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी, उसको बोला जाएगा वैन डर वाल रेडियस। एक्चुअल में उसके हाफ को बोला जाएगा वैन डर वाल रेडियस। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसका हाफ अगर हम लोग कर दें तो उसको बोला जाता है वैन डर वाल रेडियस। तो यहाँ पर दो चीजें हम लोग समझ गए भाई, वैन डर वाल फोर्स क्या होती है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। और उस वैन डर वाल रेडियस क्या होगी, उन दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ, उसको बोला जाएगा वैन डर वाल रेडियस। यहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के केस में जो है अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। देखो कोवेलेंट रेडियस दे रखी है यहाँ पर, ये रेडियस क्या हो गई, इस एटम के न्यूक्लियस से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस, ये हो गई कोवेलेंट रेडियस, जो कि है 99 पिकोमीटर। और बॉन्ड लेंथ कितनी है क्लोरीन के मॉलिक्यूल की, देखो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक की डिस्टेंस, तो ये कितनी है भाई 198, एग्जैक्टली इसका डबल ही होगी, है ना, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस जितनी इस एटम की है उतनी ही इस एटम की भी होगी, क्योंकि दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं। और इन दोनों को जोड़ने से मतलब कि 99 का डबल करने से ही बॉन्ड लेंथ भी आएगी, जो कि है 198 पिकोमीटर। वैन डर वाल रेडियस यहाँ पर इसकी होती है 180 पिकोमीटर। ठीक है भाई, ये था कॉन्सेप्ट वैन डर वाल रेडियस का। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में हमने अच्छी खासी बातें पढ़ ली हैं। एक तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, साथ में वैन डर वाल फोर्स क्या होती है। यहाँ पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी देखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, कितना पावरफुल कोई बॉन्ड होगा, कितना स्ट्रोंग कोई बॉन्ड होगा, वो कैसे जज होगा भाई, बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो मतलब दोनों एटम्स के न्यूक्लियस बहुत ज्यादा दूर दूर हो गए, डिस्टेंस बढ़ गई, इस वजह से क्या होगा भाई, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है तो फोर्स ऑलरेडी कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है मतलब एटम्स दूर दूर हैं, अट्रैक्शन कम होगा। बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो मतलब एटम्स पास पास हैं, ओवरलैपिंग और भी स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एक होती है बॉन्ड लेंथ के बीच में और बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बीच में। ये था कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं भाई बॉन्ड एंगल का। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो भाई कोवेलेंट कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि दो एटम्स के बीच में ही एक बॉन्ड बने, एक सिंगल एटम एक टाइम पे मल्टीपल एटम्स के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है। अब मान लो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन एटम दो तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड होता है, साथ में ही ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स भी होते हैं, इस तरह से। तो एक तरीके से जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन एटम से, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ऑक्सीजन एटम से एक एंगल के ऊपर रखे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने ही रखे हों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में था, वो यहाँ पर एक एंगल के ऊपर रखे हुए हैं, जैसे कि इस तरीके से ऑक्सीजन का एटम ये है और हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो एक एंगल के ऊपर यहाँ पर बॉन्डेड है। अगर इसका न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऑलमोस्ट यहाँ होगा, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऑलमोस्ट यहाँ होगा, तो यहाँ पर ये इतने एंगल के ऊपर बॉन्डेड है, इसको बोला जाता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या है, एक एटम के सेंट्रल एटम के चारों तरफ
दूसरे दो एटम किस एंगल के ऊपर प्लेस्ड हैं उसको बोला जाता है बॉन्ड एंगल। एंगल एट विच टू एटम्स आर प्लेस्ड जॉइंट टू ए सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जितने एंगल के ऊपर रखे हुए होते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। BH3 मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है। CH4 मीथेन कुछ ऐसा होता है। देखो मीथेन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेंटर में होता है एक कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आपको लगेगा कि स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये होता है अबव द प्लेन। और एक पीछे छोटा सा एटम आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है भाई, पीछे की तरफ है, बिहाइंड द प्लेन है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है भाई CH4। अब बॉन्ड एंगल देखते हैं भाई। देखो BH3 के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बोरोन का एटम अगर यहाँ पर है तो हाइड्रोजन्स यहाँ पर 120 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस्ड है। सिमिलरली वाटर के अंदर जो दो हाइड्रोजन एटम हैं वो ऑक्सीजन के साथ 104.5 डिग्री पे जुड़े हुए होते हैं। मीथेन के अंदर जो डिफरेंट हाइड्रोजन हैं वो कार्बन के ऊपर 109.4 डिग्री के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। इसको बोला जाता है बॉन्ड एंगल। ठीक है भाई। अगला एक कॉन्सेप्ट जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बॉन्ड इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बात करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी की। डाई एटॉमिक मतलब ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो कि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने से बना होगा। वहां पर बॉन्ड इंथैल्पी का क्या मतलब होगा, तो देखो बॉन्ड इंथैल्पी बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स। एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड हमें ब्रेक करने हैं, वन मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। वन मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने का क्या मतलब है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23। इतने बॉन्ड्स हमें ब्रेक करने हैं। इतने सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, फॉर एग्जांपल H2 का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में ही H2 के मॉलिक्यूल में, H2 का मॉलिक्यूल बेसिकली कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। हाइड्रोजन्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है भाई, 435.8 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन इसका होता है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है सिस्टम को। तो वन मोल मोलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, अगर हमें हाइड्रोजन एटम्स के अंदर ब्रेक करने हैं तो इतने किलो जूल एनर्जी जो है लगेगी। सिमिलरली ऑक्सीजन देखो भाई, ऑक्सीजन मोलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। डबल बॉन्ड, अगर इन दोनों बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी लगती है भाई, तब लगती है 498.0 किलो जूल पर मोल। वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अगर हमें इंडिविजुअल एटम्स में डिसइंटीग्रेट करना होता है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही भाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या होता है, दो नाइट्रोजन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर और भी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को, वन मोल मॉलिक्यूल्स को अगर हमें ब्रेक करना है इनटू इंडिविजुअल नाइट्रोजन एटम्स, तो 946 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है उतनी ही ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होती है। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ही ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें हो रही है। जितना मजबूत बॉन्ड है उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी वहां पर कंज्यूम कर रहा है ब्रेक होने के लिए। HCl देखो भाई, HCl में बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है क्लोरीन के एटम्स के साथ। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 431 किलो जूल पर मोल की जरूरत होती है। वन मोल बॉन्ड्स अगर हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के ब्रेक करने हैं तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर एक और चीज आप लोग इमेजिन कर सकते हो भाई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड है बीच में। लेकिन ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, डबल बॉन्ड है, इसलिए वो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर होगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो
इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन वाले से काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है। आगे देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये होती है बॉन्ड इंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। तो ये थे ऐसे बॉन्ड्स की बात जिनमें दो एटम से मिलकर बॉन्ड बना हुआ होता है, उनकी बॉन्ड इंथैल्पी की बात हमने की। अभी आगे बढ़ते हैं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मतलब मल्टीपल एटम से मिलके बने होंगे। डाई एटॉमिक में क्या था, दो एटम से मिलके बॉन्ड बना था। पॉली एटॉमिक में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखो, bond enthalpy of multiple bonds between same atoms is different for various bonds। यहां पर मान लो वाटर मॉलिक्यूल में ले रहा हूं, कुछ इस तरीके का होता है। दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका रीजन क्या है, देखो मान लो पहला बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा और एक क्या बन जाएगा, OH मिल जाएगा। अब OH के अंदर भी हम लोग अगर OH बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो कहने के लिए तो क्या है, पहले वाला बॉन्ड भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ही था, दूसरे वाला बॉन्ड जो हमें ब्रेक करना है वो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ही था। लेकिन क्या दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो सिर्फ एटम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो उनके इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करती है, ओवरऑल मॉलिक्यूल कहाँ पर है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आप लोग देख सकते हो, कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो कम रिक्वायर्ड होती है। ऊपर देखो वाटर मॉलिक्यूल में जब पहला OH का बॉन्ड ब्रेक करना होता है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 502 किलो जूल पर मोल। जब दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हम लोग ब्रेक करते हैं तब कंपैरेटिवली कम एनर्जी यहाँ पर लग रही है, 427 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझ गए भाई, बॉन्ड इंथैल्पी कितनी होगी, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ये सिर्फ एटम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता जिनके बीच में बॉन्ड है, बल्कि किस मॉलिक्यूल के अंदर वो प्रेजेंट है, किस स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सेम चीज आप लोगों को कब ऑब्जर्व होगी, देखो मान लो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। एक बॉन्ड है इथेन में, एक है इथीन में, और एक है मान लो कि इथाइन में। तो यहाँ पर तीनों की ही जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है वो कम ज्यादा होती है भाई, वो सेम नहीं होती। आपको पता चलेगा बॉन्ड इंथैल्पी जो है ना, इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की मैं बात कर रहा हूँ, यही वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो सेम एटम्स के बीच में ही है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। हाउएवर बॉन्ड इंथैल्पी अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो सिर्फ उन दो एटम्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पर, ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा एक और बात भाई, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो सिमिलर टाइप के बॉन्ड हों, जैसे वाटर में दो OH के बॉन्ड थे, वहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि OH बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी, तब वहां पर एक टर्म यूज होती है जो कि क्या होती है, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कैसे निकालेंगे, देखो पहले वाला OH बॉन्ड जो था उसकी एनर्जी कितनी थी, 502। दूसरे वाला जो OH बॉन्ड था उसकी बॉन्ड इंथैल्पी कितनी थी, 427। एवरेज क्या होता है भाई, दो टर्म्स का, दो नंबर्स का, दोनों को प्लस करके दो से डिवाइड कर दो। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है। तो ये था भाई बॉन्ड इंथैल्पी का पैरामीटर। इसके अलावा भी दो तीन छोटे मोटे पैरामीटर बचे हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर का पैरामीटर है, बॉन्ड से रिलेटेड ही ये टर्म होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, पोलैरिटी, और उसी को मेजर करने के लिए एक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे
आने वाले लेक्चर्स में। तो ये 3 पैरामीटर्स हमारे बचे हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही भाई। आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसके अलावा बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ा है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, और मेन कॉन्सेप्ट हमने एक पढ़ा है बॉन्ड इंथैल्पी का। बॉन्ड इंथैल्पी आखिर क्या होती है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग।